Hi, a fit body, a calm mind, a house full of love. These things cannot be bought. They must be earned. They must be earned. Today is 26th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड हुआ था पातालीपुत्र में। अमेजॉन रिवर है, ये वो रिवर है जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर लाती है सी में, नॉर्थ साउथ दिस अटलांटिक ओशियन। देन दिल्ली सल्तनत में जो बरीद्स होते थे, ये एक पोस्ट होती थी, ये बेसिकली खबरी होते थे, स्पाइज न्यूज़ रिपोर्टर्स। 1975 में आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। टोलका पीएम जो बुक है, ये सेकंड तमिल संगम में लॉन्च हुई थी। देन दिल्ली सल्तनत में सिकंदर ए सानी का टाइटल अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, द सेंटर हैज नोटिफाइड दिस RODTEP टैरिफ, इन सब में कमी की गई है। गाइडलाइंस एंड रेट्स हैं जिसमें 8555 टैरिफ लाइंस हैं। आपको ये बताना है इसके फुल फॉर्म में व्हाट डज दिस ई स्टैंड्स फॉर। ई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इस पे काफी फोकस कर रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म अभी हाल ही में ऑब्जर्व हुआ था। किस डे पे हुआ था, किस डेट पे? आंसर, विच सिटी रोब्ड इन कॉमिक बुक आइकन चाचा चौधरी फॉर इट्स सोशल मीडिया कैंपेन? ये काफी न्यूज में है। टेल विच सिटी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या होती है? Isohaline are the lines joining the points in the ocean that have equal. What equal? And who's the author of the book Principia? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है brink. Brink मतलब verge. On the brink of war, verge. Extremity, flange, precipice, littoral. This is brink. अग्रवेट का मतलब होता है इग्ड, वेक्स्ड, एग्जास्परेटेड, चीजें बद से बदतर हो रही है। पीव्ड, डिसग्रंटल्ड। डिप्लीटेड मतलब कमी है वहां पे, डिप्लीटेड रिसोर्सेज है। इम्पोवरिश्ड है, डिसिपेटेड है, बैरन है। केओटिक का मतलब होता है वो बहुत मैसी सिचुएशन है, टर्ब्यूलेंट है। डेजिग्नेट का मतलब होता है इंडिकेट अ प्लेस, डेजिग्नेट, डायरेक्शन, पर्सन और थिंग, दैट इज डेजिग्नेट। ओके, so these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम देखेंगे वैक्सीनेट स्कूल स्टाफ ऑन प्रायोरिटी बेसिस, बिकॉज स्कूल्स ओपन करने, लर्निंग आउटकम। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है 9 नाम फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, 9 नेम्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। विल हैव अ टॉक ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और 2013 में एक सवाल आया था जीएस मेंस में, विल हैव अ टॉक ऑन दैट क्वेश्चन एज वेल। दिस इज NMP लिंक्ड FDI प्रपोजल्स। फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी होगा फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन। ये नंदी हिल्स हैं साउथ में। हैवी रेन्स ट्रिगर लैंडस्लिप एट नंदी हिल्स। चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, ये जो लैंडस्लिप है हिमालय, इवन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में भी बड़ा फ्रिक्वेंट हो गया है। Then income and quotas, this is editorial. Negotiating the new global climate policy, this is lead article. Helping and hindering justice, a way of diluting credit discipline. It's time for industry 4.0. This is very important topic कि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोर्थ स्वरूप आ रहा है। इससे रिलेटेड अगेन हम एक सवाल देखेंगे, विमेन इन द पुलिस फोर्स, और यह है सुजलाम कैंपेन, स्वच्छ भारत मिशन। देन गूगल और अमर चित्र कथा ने ऑफर किया है इंटरनेट सेफ्टी लेसन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। कोविड-19 का ओरिजिन हमें ढूंढना है, फुकुशिमा न्यूक्लियर वाटर डिस्चार्ज, और दिस इज अ फ्लॉड रेसिपी, डाइवर्सिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। और मैप में आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है, दिस इज रेड सी। रेड सी के बारे में आज हम जानेंगे। This is CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है वैक्सीनेट करो स्कूल स्टाफ को प्रायोरिटी बेसिस पे सो दैट स्कूल्स ओपन हो पाए। बिकॉज स्कूल स्टाफ है, चिल्ड्रन से इंटरेक्शन होगा,
तो कोविड-19 का स्प्रेड होने का ऑब्वियसली थ्रेट है। स्कूल्स जो हमारे यहाँ पर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है, क्लासरूम्स बड़े कंजेस्टेड है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। दैट इज़ वाई स्कूल्स ओपन करने पर हम इतना हेजिटेट कर रहे हैं। अभी तक वैक्सीनेशन भी लेस देन 18 के लिए अवेलेबल नहीं है। एट द अदर साइड दूसरी तरफ ये बात प्रॉब्लम है कि जो लर्निंग आउटकम है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को फ्रॉम लर्निंग आउटकम्स स्कूल लाइफ। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू ओपन स्कूल्स। अब इसका एक तरीका ये भी है कि स्कूल के जितने भी स्टाफ है उनको वैक्सीनेशन करें, बिकॉज वैक्सीनेशन एटलीस्ट एज अ शील्ड एक्ट करेगी कोविड-19 के स्प्रेड और कोविड-19 की सीवियरिटी को स्टॉप करने के लिए। दूसरा, जैसे कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स ये भी देखे थे, ओडिशा का एक एक्सपेरिमेंट देखा था टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और जहाँ टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्यों ना हम ओपन क्लासरूम्स लगाएं, जैसे कि ये एक एग्जांपल है। ओके, सो द पॉइंट इज वी नीड टू ओपन अप स्कूल्स। सेकेंड है प्रोब एजेंसीज टू हिट बाय लैक ऑफ मैन पावर। लैक ऑफ मैन पावर, अभी जो गवर्नमेंट, अगर हम टेंडेंसी देखें ना गवर्नमेंट जॉब्स की, ऑल दो ओपनिंग्स आ नहीं रही है, बट इनसाइड स्टोरी ये है कि सिवियर शॉर्टेज है ऑफिसर्स का, सिवियर शॉर्टेज है मैन पावर का। ये जो सिविल सर्विसेज है इसकी वैकेंसीज लगातार कम होती जा रही है, बट द ट्रुथ इज सिवियर शॉर्टेज चल रहा है सिविल सर्वेंट्स का। आर्म्ड फोर्सेज में भी सिवियर शॉर्टेज चल रहा है ऑफिसर्स का। यहाँ पर अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में भी अभी सिवियर शॉर्टेज चल रहा था जजेस का। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है 9 नेम्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। कल ही हमने पढ़ा था कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम रिकमेंडेशंस देता है जजेस का, वो रिकमेंडेशंस क्लियर करती है गवर्नमेंट, फिर वो लिस्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये सिस्टम है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिए हैं 9 नेम्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को ऐसे अपॉइंटमेंट देंगे। ये जो 9 नाम है ना, इसमें एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना। ये कर्नाटका हाई कोर्ट की हैं और पॉसिबिलिटी है कि आप बनेंगे फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दस स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री। सो नोट डाउन दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में डर्थ ऑफ मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, तो इससे क्या होता है जुडिशरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और उसके कारण डिले होता है, ओवरबर्डन है जुडिशियल स्टाफ। जुडिशरी जो इंडिया में होती है, जुडिशरी एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, फिर हाई कोर्ट पे, फिर डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे कोर्ट्स होती है। तो जुडिशरी जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर पाए। तो अक्सर हम देखते हैं कोलेजियम सिस्टम में भी हमने ये बात देखा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन दिस वर्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं? तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस हैं टू इंश्योर द जुडिशरीज इंडिपेंडेंस, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मतलब उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, अब ऐसा नहीं कि रैंडमली उनको बीच में हटा दिया जाएगा। वंस अपॉइंटेड दे विल रिटेन देयर ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, 65 साल। हाई कोर्ट के जज की क्या रिटायरमेंट एज होती है? आंसर, दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी। तो मतलब 65 साल के लिए अपॉइंटमेंट हो गया तो वो तब तक उस पोस्ट पे रहेंगे। हटाया केवल एक ही केस में जाता है, जब वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी और वो भी प्रूवन हो, और उसका भी बकायदा एक प्रोसेस है। दिस रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी, सी स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। तो ये जो होता है, ईजी नहीं होता है किसी भी जज को हटाना। इम्पीचमेंट जो होता है, जजेस के रिमूवल की जो बात होती है, इट इज़ नॉट ईजी। सो दैट इज़ वाई उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया है, ताकि वो फ्रीली अपना काम कर पाए। जैसे कई बार जस्टिस साहब, सीजेआई साहब, ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इवन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो जब तक इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिला है, ये अपना ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई कोर्ट को हमेशा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो इनकी तनख्वाह होती है, काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है, गुड सैलरी मिलती है, अलाउंसेस भी मिलता है।
दीज कैन नॉट बी डिक्रीज्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ऐसा नहीं है कि जज साहब की तनख्वाह काट दी आपने, नहीं, जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है आप इनकी सैलरी को कट नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो भी तनख्वाह होती है ना, ये होती है चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब हाई कोर्ट, इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो चार्ज्ड का मतलब ये होता है कि ये जो तनख्वाह है ये वोट पे सब्जेक्ट नहीं है, पार्लियामेंट्री वोट पे नहीं है। सो दिस इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, स्टेट का हाई कोर्ट। पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन क्या है? कोर्ट्स जो होती है, देयर पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन कैन ओनली बी एडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनका पावर और ज्यूरिसडिक्शन, कार्य क्षेत्र बढ़ा सकती है बट कम नहीं कर सकती। कंडक्ट ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट में जो होता है वो नॉर्मली आप ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते जब तक इनके अगेंस्ट दिस इम्पीचमेंट नहीं चल रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर आपने ऐसे कंडक्ट ऑफ कोर्ट किया तो कंटेम्प्ट लग जाएगा। कंडक्ट ऑफ एनी जज किया तो, कंडक्ट ऑफ एनी जज नॉर्मली क्रिटिसाइज किया टीवी मीडिया पे तो कंटेम्प्ट का केस हो जाता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट एज पर आर्टिकल 129। तो 129 के थ्रू कंटेम्प्ट भी हो जाता है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नंबर 50 ये क्या बोलता है? मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इसी बिहाफ में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको क्वाश कर दिया गया और वापस कोलेजियम सिस्टम आ गया, फोर्थ जज केस। सो दिस टेल्स जुडिशरी इंडिया में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अवर डेमोक्रेसी। दैट इज वाई जुडिशरी को क्या बोलते हैं? गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी। प्रीलिम्स का सवाल है, गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी इज जुडिशरी। अब 2013 का एक सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यू रिमेंबर ये जो दो केसेस आए थे जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा गया था, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे दिस कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया था। तो तब आता है केशवानंद भारती केस और सुप्रीम कोर्ट बीच में स्टेप इन करती है और बोलती है कि अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट आ रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ऑल्टर कर रहा है तो वो अमेंडमेंट, वो सारे प्रोविजन क्वाश हो जाएंगे, वो अल्ट्रा वायर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट चेक करती है आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो जो चाहे वो कर सकती है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट लाइक दैट। पार्लियामेंट की पावर आर्बिट्ररी नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट उसको वेल कर्टेल कर सकती है विद इन दिस एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्रिटिकली। जहां भी वर्ड क्रिटिकली होता है ना, मतलब आपको क्रिटिसिज्म करना है, गलतियां निकालनी है, एरर्स निकालनी है। तो डिस्कस क्रिटिकली। इस बात पे आप बताओ कि कोर्ट क्यों पार्लियामेंट का इन सब पावर को कर्टेल कर सकती है, आर्बिट्ररी पावर जो है उसको स्टॉप कर सकती है, एक चेक रख सकती है। और दैट इज वाई कोर्ट को बोला जाता है गार्डियन, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज कैबिनेट क्लियर्स 15,000 करोड़ एनएमपी लिंक्ड एफडीआई प्रपोजल। अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो ये क्या कर रही है? मोनेटाइजेशन कर रही है, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स कर रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आ रही है। एसेट्स मतलब जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है, रोड्स पड़ी हुई है, बहुत सारे वेयर हाउसेस पड़े हुए हैं परिवहन विभाग के पास। तो ऐसे सरकारी प्रॉपर्टी बहुत सारी है। अब ये सरकारी प्रॉपर्टी जो है वो आइडल पड़ी हुई है, मतलब यूज नहीं हो रही है। इट इज लाइक यू हैव अ हाउस और वो रेंट पे अगर आप देना चाहो तो दैट इज मोनेटाइज कर रहे हो आप उसे। तो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसको मोनेटाइज करने का प्लान कर रही है। दिस इज नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। और इससे जो पैसे आएंगे, अच्छा खासा मनी है, 6 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, वो जो आएगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करेंगे। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग वगैरह कंपनी में पैसे लगा के इकोनॉमी में वो पुश करेंगे। तो दिस इज नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है। सीसीए ने इसको क्लियर कर दिया है, इसमें एफडीआई प्रपोजल्स भी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सिंसियरली वर्क कर रही है। लेट अस सी इसके क्या आउटकम होते हैं। बिकॉज इकोनॉमिक रिवाइवल में हमने दो चीज देखी थी। आरबीआई के एंड पे आरबीआई इजी मनी पॉलिसी ला सकती है, जैसे रेपो रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, मार्केट में इजी मनी भी दे दिया, बट स्टिल प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ नहीं रहा है।
तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना ज़रूरी है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोड्स बनाओ, डैम्स बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे ये पैसा हेल्पफुल हो सकता है। सो दिस इज दिस। देन फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा। सी, मैरिज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पहले क्या होता था, ऑनलाइन वगैरह भी आप जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता था। इस चीज़ को मना किया गया है बिकॉज इसमें फ्रॉड्स भी होते हैं। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ कपल सीकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर देयर मैरिज बिफोर द अथॉरिटी कंसर्न इज मैंडेटरी, आवश्यक है, एंड इट कैन नॉट बी डन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिस इज न्यू अपडेट। वेनेवर मैरिज होती है उस मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूज़ इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो GS1 में सोसाइटी प्लस क्राइम्स, GS2 में क्राइम्स। ये क्राइम्स होते हैं जैसे फ्रॉड्स होते हैं, अक्सर हम देखते हैं जैसे कनाडा वगैरह का दीज टाइप ऑफ फ्रॉड्स आर हैपनिंग। सो द पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन होने से ही वो मैरिज वैलिड कहती है कोर्ट की, कानून की नज़र में। और इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज सेंटर हैज टोल्ड नो नीड फॉर पैनल ऑन ऑक्सीजन स्कार्सिटी, दिस इज अगेन वन थिंग। देन हैवी रेन ट्रिगर्स लैंडस्लिप एट नंदी हिल्स, नंदी हिल्स। अभी तक हम ये बोलते थे कि जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स काफ़ी ओल्ड है, स्टेबल है, तो वेस्टर्न घाट्स में ऐसे लैंडस्लाइड्स नहीं होते हैं। हिमालय में लैंडस्लाइड्स होते हैं बिकॉज दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालय इज यंग फोल्ड माउंटेन, तो अभी स्टेबल नहीं है, तो लैंड वहाँ पे ऐसे स्लिप हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी। बट वेस्टर्न घाट तो स्टेबल है, बट वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत ज़्यादा लैंड स्लिप्स हो रहे हैं। तो व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न बिहाइंड इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। द रीज़न इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होता है, indicates the change in the temporal patterns of the rainfall due to changes in the climate. Temporal मतलब समय, spatial मतलब स्थान। तो टेम्पोरल, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जब बारिश जिस मंथ में नहीं होती थी उस मंथ में भी बारिश हो रही है। स्पेटियल पैटर्न भी चेंज हो रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। और बारिश का भी ऐसा है कि कुछ टाइम पे बहुत बारिश हो जाएगी, फिर ड्राइनेस आ जाएगी। तो ये जो इंटेंस इनसेसेंट रेनफॉल होता है ना, ये हैवॉक क्रिएट करता है। प्रॉब्लम नंदी हिल में है मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंडस्केप। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल है, अचानक बहुत बारिश हो गई। सो वी नीड टू कम अप विद दिस मिटिगेशन, इसको कम करें, जो इसका इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करें और एडेप्ट करें क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली। डीकार्बोनाइजेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी हम एक लीड आर्टिकल भी पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल कोलैबोरेशन। मिसमैनेज्ड है एक्टिविटीज, जैसे स्ट्रीम नेटवर्क ब्लॉक कर देते हैं। नेचुरल एक ड्रेनेज पैटर्न था, हमने वहाँ पे मकान बना लिया, अब वो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न स्टॉप हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लडिंग आएगी। नेचुरल वाटर फ्लो पाथ, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट की रूट्स होती है वो जमीन को बांध के रखती है ट्री की, तो लैंड डिग्रेडेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन है, लॉस ऑफ ट्रीज है, तो बाइंडिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। रोड्स हम बना देते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में वी यूज बुलडोजर्स, डायनामाइट्स एक्सेट्रा रोड बनाने के लिए, और उससे जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो वीकन होती है, और वो ही इन दी एंड रिजल्ट करता है लैंड स्लिप में। तो दिस इज वन थिंग। ओवर टूरिज्म इज ऑल्सो वन पैरामीटर जो लैंड स्लिप को इंक्रीज कर रहा है। तो द पॉइंट इज, इन सब चीज़ों में एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर है वो कल्प्रिट है, वो विलन प्ले कर रहा है। दैट इज वाई ये जो लैंड स्लिप्स हैं ये बढ़ रहे हैं। इस पे भी हमने आंसर राइटिंग किया है। लैंड स्लिप जो है ना, ये डिजास्टर GS3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दिस ईयर, लैंड स्लिप। देन इनकम एंड कोटाज, इनकम एंड कोटाज, ये एडिटोरियल है। ये न्यूज़ अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोल रही है कि 50% जो कोटा कैप है, इस बात पे वापस विचार किया जाए। दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है कास्ट सेंसस किया जाए या नहीं किया जाए। इन दोनों न्यूज़ में जो बैकड्रॉप है वो ये है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया की, जो हम सिंस इंडिपेंडेंस फॉलो कर रहे हैं, 75 ईयर के बाद क्या इसमें नतीजे आए, क्या बेनिफिट्स हुए, क्या और करने की ज़रूरत है। इसमें जो दो नंबर वन प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि बैकवर्डनेस को डिफाइन कैसे करोगे, कि आपको कमज़ोर सेक्शन को हेल्प देना है,
एवरीबडी अग्रीज ऑन दिस कि रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी कंटिन्यू होनी चाहिए, और ये ज़रूरत भी है बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है. देर इज़ अ मास सेक्शन, सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प प्रोवाइड करना है. एवरीबडी अग्रीज ऑन दिस, बट द पॉइंट इज हेल्प किसको प्रोवाइड की जाए और कैसे वो हेल्प उस पर्सन तक पहुंचाई जाए. बैकवर्डनेस का डेफिनेशन क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे करें कि जो कमजोर है उस तक वो हेल्प पहुंचे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी. जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें. एक जो नई प्रॉब्लम है 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री के बाद, कि जैसे हमने सेक्शन को पूरा हेल्प दे दिया, ये एक सेक्शन है इसको हमने पूरा हेल्प प्रोवाइड करा दिया, बट अब इस सेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है. ये जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट है वो इस सेक्शन में भी वेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. विद इन कैटेगरी भी ग्रॉस इनइक्वालिटीज़ है. तो ये बात है कि कोर्ट में ये इंदिरा सावने केस है 1992 इंपॉर्टेंट है. इसने इंट्रोड्यूस किया क्रीमी लेयर. जैसे इस सेक्शन के अंदर इनइक्वालिटीज़ है, इसके लिए आया ये क्रीमी लेयर. क्रीमी लेयर मतलब आपने इस पूरे सेक्शन को से 27% रिजर्वेशन दिया, बट इस सेक्शन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, से IAS IPS है, अच्छा खासा इनकम लेवल है, सोसाइटी में भी अच्छा लेवल है, तो क्या उनको ये रिजर्वेशन देना इस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के विद इन रहेगा या नहीं रहेगा. तो इसीलिए क्रीमी लेयर आया. क्रीमी लेयर ये था कि जो वेल ऑफ है अमंग द बैकवर्ड क्लासेस एंड डिक्लेयर दैट दिस सेक्शन शुड बी डिनाइड रिजर्वेशन बेनिफिट, कि आप कमजोर नहीं हो, आपको जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की. द ओरिजिनल आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन सोशल बैकवर्डनेस वॉज मैच्ड by a parallel exercise to exclude the more advanced among them. आसान भाषा में कि विद इन कैटेगरी जो इनइक्वालिटी है उसको हमको एड्रेस करना है, और इसीलिए आया था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट. बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब ये क्रीमी लेयर को आप कैसे डिफाइन करोगे. जैसे पहले बैकवर्डनेस को डिफाइन करना डिफिकल्ट था, वैसे ही क्रीमी लेयर को आप कैसे डिफाइन करोगे. तो ये बात आया कि 6 लाख रुपए इनकम है, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में है, या क्लास 1 सर्विसेज वगैरह है, तो उनको हम क्रीमी लेयर में रख देंगे. बट जैसे ये 6 लाख का एक कैटेगरी था. और फिर ये भी आता है कि जैसे चिल्ड्रन ऑफ हाई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, सपोज IAS IPS है, अब इनके चिल्ड्रन है, तो क्या उनको भी रिजर्वेशन देना सही है या गलत है. एम्प्लॉयज़ ऑफ सर्टेन रैंक इन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी जो बहुत अफ्लुएंट है, जिनके पास सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल होल्डिंग है, तो द पॉइंट इज आप इस सेक्शन को कमज़ोर तो नहीं बोल सकते. तो अगर आप कमज़ोर नहीं बोल सकते तो रिजर्वेशन कैसे प्रोवाइड होगा. दिस इज़ द थिंग. तो इस पे अभी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है. लेट अस वेट. जुडिशरी इसमें क्या बोलती है ये भी हम देखते हैं. जुडिशियल डिस्कोर्स इंट्रोड्यूस द 50% सीलिंग. रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात है. और जो 50% सीट्स होती है वो जनरल की होती है, मतलब ओपन होती है. इस सीट के लिए कोई भी कॉम्पीट कर सकता है. अब क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन आ जाता है रिजर्वेशन बेनिफिट पे. द पॉइंट इज ये जो इंदिरा सावने केस ने 50% जो अपर कैप लगाया था रिजर्वेशन का, इस बात पे डिबेट हो रही है. दूसरी बात ये हो रही है कि अब जैसे वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन ये कहाँ लिखा है कि केवल कास्ट बेस्ड वीकर सेक्शन होगा. जनरल कैंडिडेट में भी अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो भी तो कमजोर हुआ. तो इसीलिए आया था EWS. 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था. इसमें 10% रिजर्वेशन आया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फ्रॉम दिस EWS. तो द पॉइंट इज इस पूरे डिबेट का कि हमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी में बैकवर्डनेस टर्म को डिफाइन करना ज़रूरी है. दूसरा, फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इज इंपॉर्टेंट. तो अभी इस बात पे डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहा है. सेंसस इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज सेंसस से आएगा फ्री और फेयर डेटा. अगर डेटा आएगा तभी आप फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर पाओगे डेटा के अकॉर्डिंग कि क्या स्टेटस है एटसेट्रा, नंबर्स क्या है. तो अभी डिमांड ये भी चल रही है सेंसस कराने की. लेट अस वेट इसमें क्या आगे डेवलपमेंट्स होते हैं. नेगोशिएटिंग द न्यू ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी. बिफोर दैट दिस इज पॉलिटिकल न्यूज़, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स, एंड ये है नेगोशिएटिंग द न्यू ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी. इसमें वैसे तो काफ़ी रेगुलर बात है. IPCC की जो भी 6th रिपोर्ट आई है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट 6th रिपोर्ट. और इसमें बोला क्लाइमेट चेंज की जो बैटल है वो हम हार रहे हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज बड़ा रैपिडली हो रहा है.
हमने जो पेरिस डील और इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी डिक्लेयर किए, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा है, वो सफिशिएंट नहीं है। क्लाइमेट चेंज अलार्मिंग रेट से हो रहा है। तो हम सोचे हम नेट ज़ीरो कर लेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज स्टॉप कर देंगे, नो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज नेट जीरो अगर हमने कर भी दिया ना, तो जो डैमेज हुआ है वो अगले कई सेंचुरीज तक क्लाइमेट कीप ऑन चेंजिंग होता रहेगा, बिकॉज इसका मोमेंटम है वो तुरंत स्टॉप नहीं होगा। सो द पॉइंट इज हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं। पर कैपिटा इमिशन को हमें रिड्यूस करना है। इंडिया का पर कैपिटा इमिशन है 1.96 टन। अब जैसे पर कैपिटा है ना, तो हमारे यहाँ हर चीज़ डिवाइड हो जाती है 1.31 बिलियन से, तो ऑब्वियसली ये कम ही आना है। जो यूएस और ये है इनके काफ़ी ज़्यादा है, इवन चाइना का भी काफ़ी ज़्यादा है पर कैपिटा एमिशन। बट इसमें एक ये भी चीज़ आती है हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, जैसे यूएसए यूरोप डेवलप क्यों हुए, बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ किया। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं डेवलप हो गए, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। Accepting the net zero emission by 2050 effectively prevents India's urbanization and shift of the rural population into the middle class. तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया ऑल ऑफ अ सडन फॉसिल फ्यूल यूज़ करना बंद कर दे, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे, कोल बंद कर दिया, पेट्रोल बंद कर दिया, तो हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। द पॉइंट इज आज जिस स्टेज पे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए हैं, इनको ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। इनके पास पैसे भी ज़्यादा हैं और इतने पूरे हिस्ट्री में इन्होंने फॉसिल फ्यूल ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम किया है। सो वी कैन नॉट यूज़ दिस, वी कैन नॉट पुट एवरीबडी सेम प्लेटफॉर्म पे। इंडिया और बाकी कंट्रीज में डिफरेंस है। डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना भी इसी बात का एग्जाम्पल देता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बट वो डिफरेंशिएटेड हैं। क्लीनर फ्यूल्स की तरफ हमें बढ़ना है और इसके लिए जॉइंट मैकेनिज्म होना चाहिए, और इसके लिए लगेगा पैसा, मनी, फंड, और ये फंड डेवलप्ड कंट्रीज को प्रोवाइड कराना चाहिए। ग्लोबल एफर्ट्स ज़रूरी है। सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ पे हमें एम्फेसाइज करना चाहिए। ये जो टेंडेंसी आ गई है कंज्यूमरिज्म की, इसको भी चेक करना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, जैसे अभी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी होते हैं। एक आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल की एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, वो बोल रहा था उसने कभी अपने कपड़े रिपीट ही नहीं किए। ये क्या बताता है, कंज्यूमरिज्म। और ऑल्दो वो सेलिब्रिटी है तो उसके यूज्ड क्लोथ्स ऑल्दो रिसाइकल हो जाएंगे एट्सेट्रा, सेल हो जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा, समबडी एल्स विल यूज, दिस विल हैपन। बट ये मैसेज क्या भेज रहा है हमें, जो ये जो क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स का वेस्टेज बहुत बड़ा एक थ्रेड बनता जा रहा है। अभी जो टेंडेंसी आ रही है यूज एंड थ्रो क्लोथ्स का, ये एक बहुत बड़ा वेस्टेज क्रिएट हो रहा है क्लोथ्स के डिस्पोजल का। ये डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया था। तो दिस टेल्स कंज्यूमरिज्म। तो हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस टेंडेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए बजाय दिस कंज्यूमरिज्म के। तो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिविलाइजेशनल वैल्यूज पे। कुछ आइडियाज भी दिए। क्लाइमेट जस्टिस ज़रूरी है। 3 स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। इंडिया फोकस करे ड्राइवर्स एंड पैटर्न्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नॉट जस्ट एंथ्रोपोजेनिक इमिशन। हाईलाइट करें मेजरिंग इमिशन, कंसिडरिंग सॉल्यूशंस क्या है। पॉइंट इज हमें एवरी लेवल पे एंथ्रोपोजेनिक भी और कुछ ग्लोबल कॉजेज भी होते हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे वॉल्केनोज वगैरह से इरप्शंस हो रहे हैं एट्सेट्रा। वी नीड टू कीप अ टैब ऑन एवरीथिंग। शिफ्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज भी हो रहा है, हमारी ग्रोथ भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, आईपीसीसी रिपोर्ट रीट्रेट कर रही है इम्पैक्ट सच एज राइज इन सी लेवल है, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है ना, ये रिवर्सिबल नहीं है। एक बार चेंजेस हो गए तो उसको करेक्ट होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल। एडवर्स इफेक्ट जो होंगे, एडेप्टेशन होंगे, नो लॉन्गर अ लोकल बट ग्लोबल कंसर्न। तो ये सब चीज़ें इंटरप्ले वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। तीसरी बात है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ज़रूरी है। सारे कंट्रीज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा। तो 3 बातें आइडियाज़ में, एक तो ये है एंथ्रोपोजेनिक प्लस अदर रिसोर्सेज को आप टैप करो। सेकंड आईपीसीसी की जो रिपोर्ट बोल रही है कि इरिवर्सिबल चेंजेस आर हैपनिंग, वी नीड टू चेक ऑन दिस। एंड द थर्ड इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लोबल कॉमन्स। सो दैट इज वाई वी नीड दिस न्यू ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी। अब जो इस आर्टिकल में है ना, सो ये चीज़ें हैं फॉर्डर पॉइंट्स। इससे जो डायरेक्शन मिला है, थॉट्स, कीवर्ड्स, टेम्पलेट्स मिले हैं ना,
इसको आप यूज़ करो अपने आंसर में। अच्छा आंसर वो होता है जिसमें एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट मतलब रेगुलर चीज़ें आपको पता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डील्स वगैरह हो गई। सेकंड जो उस पे एक लेयर लगानी चाहिए वो लगानी चाहिए करंट अफेयर की, कि रीसेंट आईपीसीसी रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया, रीसेंट कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ये चेंजेस हुए। तो ये जो करंट अफेयर्स का आपने एक लेयर ऐड किया ना, दिस विल मेक योर आंसर यूनिक, यूनिक, और यू विल फेच बेटर मार्क्स। ओके, वरना जो स्टैटिक पार्ट होता है वो तो सब सेम ही रहता है, सब एक जैसा ही लिखते हैं। ये जो एक लेयर करंट अफेयर्स की लगती है, ये आपके आंसर को वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालती है। 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे 20 सवाल में, अगर 1 नंबर भी एक्स्ट्रा मिला तो 20 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा हो गए एक पेपर में, 4 पेपर में 80 मार्क्स हो गए। ये एक बहुत बड़ी लीड है। ओके, helping and hindering justice. Technology can be a game changer, but it is not a panacea for the ills plaguing courts. अब ये लैंग्वेज सीखिए, टेक्नोलॉजी कैन बी अ गेम चेंजर बट इट इज नॉट अ पेनेशिया फॉर द इल्स प्लेगिंग कोर्ट। कोर्ट में बहुत सारे एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जस्टिस डिलेड हो रहा है, और हम टेक्नोलॉजी का भी एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे अभी लाइव टेलीकास्ट की बात हो रही थी टेक्नोलॉजी का, कोर्ट्स में बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने की बात हो रही है, बिकॉज मेनी नंबर ऑफ केसेस आर रिपीटेटिव इन नेचर, दे आर वन टाइप ऑफ केसेस। जैसे ट्रैफिक रूल्स का कोई वायलेशन हुआ है, सारे केसेस एक जैसे ही होंगे, तो क्यों ना यहाँ पे एआई यूज करें, कंप्यूटर यूज करें जो केस लिखने में जज का हेल्प करे, तो इससे जज का काम भी कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कैन बी अ गेम चेंजर बट ये पेनेशिया नहीं है, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं टेक्नोलॉजी में। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। तो अगेन दिस इज गुड। अ वे ऑफ डायल्यूटिंग क्रेडिट डिसिप्लिन, बिफोर दैट यहाँ पे एक आर्टिकल भी था, अ तालिबान आउटरीच दैट नीड्स करेक्शन। सी, तालिबान टॉपिक पे हमने काफ़ी बातें कर ली है, अब इस पे भी बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अभी जयशंकर साहब ने भी ब्रीफ किया पार्लियामेंटेरियन को, यहाँ जो होगा, जो हमारी ऑफिशियल लाइन होगी, हमको वो फॉलो करना है। ये जो सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स होते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं ना, डू नॉट वेस्ट टाइम। और न्यूज़ भी नहीं है, हमें न्यूज़ फॉलो नहीं करनी है कि मिनट बाय मिनट हम देख रहे हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। नो, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। लेट अस वेट, ऑफिशियल जो लाइन होगी हम उसको अडेप्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाएंगे जो आंसर में हमें लिखना है। ओके, दिस इज अ वे ऑफ डायल्यूटिंग क्रेडिट डिसिप्लिन, या आरबीआई ने जो बोला है करंट अकाउंट्स हैं, ऑपरेशनल और रेगुलेटरी, उसमें चीज़ें लाए, बिकॉज मैनी अ टाइम्स यहाँ पे देखा गया है कि इसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज अबाउट दैट। अब इसमें जो बात है वो ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या क्या होता है, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स का भी बैंक है। इंडिया में जितनी भी बैंकिंग हो रही है, सब बैंकिंग में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये सब बैंक्स का आरबीआई मॉनिटर करता है। तो बैंक जब अभी बहुत सारे फ्लॉप हो रहे थे, फेल हो रहे थे, तो आरबीआई पे सवाल उठ रहे थे कि क्या आरबीआई अपनी ड्यूटी प्रॉपरली डिलीवर कर रहा है या नहीं। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस 3, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिस इंस्टीट्यूशनल मैंडेट क्या है, जो दूसरे बैंक्स हैं उसमें रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना। दिस इज आरबीआई। Then it's time for Industry 4.0. See, Industrial Revolution is a very important topic. Have a look at notes, Telegram channel और website में भी files and folders section. यहाँ हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ऐसा इवेंट आया है ह्यूमन सिविलाइजेशन में जिसने कोर्स ऑफ एक्शन ही चेंज कर दिया हमारा, हमारी मास रैपिड ग्रोथ हुआ है एज अ सिविलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब इसके भी फेजेस हुए, जैसे इंडस्ट्री 1.0 क्या था, यह मैकेनाइजेशन चालू हुआ, जो जैसे वर्ड हिस्ट्री में जो नोट्स हैं ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह के, उसमें बड़े अच्छे से ये चैप्टर दिया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यह मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, हम मशीन्स को यूज करने लग गए। अब मशीन्स फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ, स्टीम और वाटर पावर इंजन भी आया। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया है? आंसर, स्टीम इंजन। तो दिस इज इंडस्ट्री 1.0। अब इंडस्ट्री 2.0 में क्या हुआ? मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, असेंबली लाइंस हुआ। जैसे ये जो फोर्ड है ना, फोर्ड इतनी पॉपुलर कार मेकिंग, बिगेस्ट कार मेकर क्यों बना? बिकॉज उसने असेंबली लाइन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, तो एडवांसमेंट हुआ। अब थर्ड एडवांसमेंट क्या हुआ? ऑटोमेशन आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, आईटी सिस्टम आ गया, रोबोटिक्स आ गए। तो दिस इज इंडस्ट्री 3.0। अब क्या आ रहा है? इंडस्ट्री 4.0।
इसमें ऑटोनोमस सिस्टम भी नेक्स्ट लेवल का आएगा, इसमें डेटा एनालिटिक्स आएगा, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, इसमें मशीन लर्निंग आएगी। तो मशीन्स ही बहुत सारे डिसीजंस लेगी। और जैसे 5G आ रहा है, 5G की दो बेस्ट चीज़ें क्या है, एक तो स्पीड, 5G की एक्सेलेंट स्पीड है। सेकंड, इसमें जो टाइम लगता है मशीन्स को एक मशीन से दूसरे मशीन से बात करने में, वो रेस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। सो दिस इज इंडस्ट्री 4.0। तो 5G से जो मशीन्स है ना, वो रियल टाइम पे एक दूसरे से बात कर सकती है, टॉक कर सकती है। तो दिस इज इंडस्ट्री 4.0। ये जो टर्म है इंडस्ट्री 4.0, ये कॉइन किया था जर्मन गवर्नमेंट ने 2011 में। जर्मन्स वैसे भी इंजीनियरिंग में बड़े एक्सेलेंट है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो टर्म है ना, इस पे भी बार बार प्रीलिम्स में सवाल आए हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे एक बड़ा सा रॉक है, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, इसको तोड़ तोड़ के आप एक स्कल्पचर में कन्वर्ट करोगे। एडिटिव मतलब आपने उसका डिज़ाइन बना लिया, स्कीमा बना लिया, जो इंग्रेडिएंट है वो बना लिया, और छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसको, जो उसका इंग्रेडिएंट है उसको ऐसे बना के वो स्कल्पचर रेडी हो जाएगा। तो दिस इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, बात कर रही हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम्स है। ऑगमेंटेड रियलिटी, ये भी प्रीलिम्स में आया, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड मतलब एक रियलिटी है, उसमें एक एक्स्ट्रा कोई कैरेक्टर आपको दिखा दिया है, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई। वर्चुअल VR मतलब कंप्लीट वर्चुअल है वो चीज़। वीडियो गेम्स, कोचिंग, टीचिंग वगैरह, इवन इंजीनियरिंग, वाइड यूज केसेस हैं इन दोनों टर्म्स के भी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के। डेटा एनालिटिक्स इज ऑल्सो वन थिंग। तो सी, प्रोग्रेस हो रही है। तो ये जो फेज है ना, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0। ये टर्म भी याद करना है, और इसमें ये जो कीवर्ड्स है ना, ये सारे आपको लिखने हैं जो इंडस्ट्री 4.0 के पिलर्स हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इंडस्ट्री 4.0 का MSME में, MSME मतलब स्मॉल स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, ये बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं इंडस्ट्री 4.0। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि बहुत सारे डोर्स ओपन हो गए। पहले जो काम करने के लिए बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ह्यूज प्लेयर्स ही वो कर पाते थे, आज वो स्मॉल प्लेयर्स भी कर रहे हैं। जैसे वीडियो मेकिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये था कि ह्यूज कैमराज हैं, बड़े बिग स्टूडियोज हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, वो ही मूवी डिलीवर कर पा रहे हैं। बट आजकल आप देखो, एक सिंपल मोबाइल से, इफ़ यू हैव गॉट टैलेंट, इफ़ यू हैव गॉट दिस स्क्रिप्ट प्रॉपर है, एवरीथिंग, यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड मूवी। सो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है इस टेक्नोलॉजी से, और ये डेमोक्रेटाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में हमें यूज करना चाहिए MSME को अपने बेनिफिट के लिए। विमेन इन द पुलिस फोर्स, तो ये जो डिजिटल 4.0 है, इसको भी आप बता सकते हो MSME GS3 में कि कैसे इन चीज़ों से हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया की बढ़ा सकते हैं। अब ये जो डेटा पॉइंट है, ये भी एक रियलिटी बताता है इंडिया का। विमेन इन द पुलिस फोर्स, पुलिस हुआ, आर्म्ड फोर्सेस हुए, इसमें विमेन पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी लेस। ओनली 12% ऑफ इंडियन पुलिस विमेन है 2020 में। तो वाई? ये जो पुलिस है, इसका भी हम ह्यूमन एंगल देख रहे हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली का एक इनिशिएटिव देखा था कि जो गार्ड्स हैं इनके, जो दिस गश्ती पे निकल रहे हैं, तो उसमें विमेन ऑफिसर्स को वो इंक्लूड कर रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए। वो बाइक और इससे जगह जगह जाके क्राइम और इससे रिलेटेड चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जैसे विमेन रिलेटेड क्राइम्स भी है, तो विमेन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है विमेन पुलिस ऑफिसर से बात करने के लिए, बात करने में। तो ये एक एडेड चीज़ है। तो विमेन इन द पुलिस फोर्स जो है, इसके भी परसेंटेज बढ़ने चाहिए। ओके। सो बट यहाँ पे ये दिया है कि बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, लॉजिस्टिक्स भी नहीं होती है, दैट इज़ वाई ये नंबर कम है विमेन इन द पुलिस फोर्स। बिफोर दैट जो ये अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हमने देखा, तो 2015 में एक सवाल आया था, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड इतना बड़ा कंट्री क्यों बना? बिकॉज ये पायोनियर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, अर्ली बर्ड एडवांटेज मिला। बट अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ का जो बैकग्राउंड सिचुएशन थी इंग्लैंड की, वो फेवरेबल थी, वो रेडी था इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे कैपिटल अवेलेबल था, यहाँ पे लैंड अवेलेबल था, इंपीरियलिज्म के कारण इसके पास पैसे, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, इंटरनेशनल माइट भी था, प्लस इंपीरियलिज्म के कारण इसके पास मार्केट एक्सेस भी था जहाँ ये अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए। तो दैट इज वाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ। तो आंसर दिस,
डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें ही हम देखेंगे कैपिटलिज्म कैसे आया और सोशलिज्म कैसे आया। कैपिटलिज्म बिकॉज वर्कर्स की लाइफ डिटीरियोरेट होने लग गई थी, तो कैपिटलिज्म के रेस्पॉन्स में सोशलिज्म आया। हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो इसमें तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा पार्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट वहाँ के लोगों पे, और तीसरा पार्ट है इसका कंपेयर करना है उस टाइम के इंडिया से। सो ये तीन सवाल है। ओके, डोंट केयर फॉर वर्ड लिमिट, इसका बड़ा अच्छा आंसर प्रिपेयर करिए, ये बहुत हाई यील्डिंग होने वाला है। ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Sometimes back I made some independent video as well, standalone video on this industrial revolution, some topics of world history. Have a look at playlist. Okay, और इसकी जो PDFs भी है ओल्ड NCERT, वो काफ़ी अच्छी है, हैव अ लुक। Then this is about probe agencies to hit by lack of manpower है, center raises fair price of sugar cane, and this is campaign for 1 million soak pits in 100 days। ये बात है सुजलाम कैंपेन। तो ऐसे जो वेस्ट वाटर है वो अगर ट्रीटेड हो जाए तो उससे पॉल्यूशन कम होगा। तो दिस इज इन दिस स्वच्छ भारत कैंपेन। स्वच्छ भारत मिशन जो था इसके पहले फेज में हुआ ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है इंडिया को, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस देना है। हर घर में हर लोकेलिटी में टॉयलेट होगा और ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है इंडिया को, ये हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो ये फर्स्ट फेज था स्वच्छ भारत मिशन का। सेकेंड फेज जो आया उसमें ये हुआ कि सस्टेन एंड एक्सटेंड दीज सैनिटेशन गेन बाय फोकसिंग ऑन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमने ओडीएफ फ्री तो कर दिया, अब ओडीएफ प्लस बनना है। जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है इसको भी हमें कम करना है, वेस्ट जो है रिसाइकल रिड्यूस करना है, सेग्रीगेशन करना है। तो ये था स्वच्छ भारत मिशन में ओडीएफ एंड ओडीएफ प्लस। अब सुजलाम कैंपेन भी यही है कि हर जगह सोक पिट्स बनाएंगे, जैसे गंदा पानी आ रहा है वो पहले यहाँ पे थोड़ा हो, फिर फिल्टरेशन हो, फिर आगे बढ़े, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाएगा। तो इस टाइप के ये सोक पिट्स बनाने की बात है। तो दिस इज अगेन गुड, वाटर कंजर्वेशन भी होगा और दिस जो इशू है वेस्टेज का वो भी सॉल्व होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। देन हैकेथॉन टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर इंटेल बॉडीज। हैकेथॉन क्या होता है? हैकेथॉन में गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम थ्रो करती है और यंग माइंड्स और प्राइवेट इन सब से उसका सॉल्यूशन फाइंड करने को बोलती है, दैट इज हैकेथॉन। तो सॉल्यूशंस इंटेल बॉडीज भी ऐसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। इंडिया ने एंटिसिपेटेड तालिबान टेक ओवर, पता था हमें, रेडी टू डील विद पॉसिबल अपसर्ज इन टेरर एक्टिविटी। ये सीडीएस का स्टेटमेंट है कि टेरर एक्टिविटीज में सर्ज पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस टेक ओवर। इंडिया हैव टू बी वेरी 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 अलर्ट। अफगान्स कैन एंटर इंडिया नाउ ओनली ऑन ई वीजाज। आईएफ ने इवैक्यूएट किया 200 फ्रॉम काबुल। इंडिया एंटिसिपेटेड तालिबान टेक ओवर। तो सीडीएस का ये स्टेटमेंट है। देन डेल्टा का एक नया वेरिएंट आ रहा है। देन गूगल एंड अमर चित्र कथा टू ऑफर इंटरनेट सेफ्टी लेसन। ये बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट सेफ्टी। हमने नेटिकेट पे एक सवाल तैयार किया था, इंटरनेट में क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये इन्फॉर्मेशन 8 लैंग्वेज में होगा, रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा, तो लोगों में इंटरनेट अवेयरनेस बढ़ेगी, इंटरनेट लिटरेसी आएगी। कंपनी ने लॉन्च किया है बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम फॉर किड्स इन इंडिया, बिकॉज अभी स्कूल ऑनलाइन है, बच्चे भी इंटरनेट से एक्सपोज हो रहे हैं और यहाँ पर इनका दिस ऑपरेशन होता है कई बार, बिकॉज दे आर न्यू किड्स डोंट नो अलॉट मेनी थिंग्स, तो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ वाई बच्चों को भी अवेयर करना ज़रूरी है, इंटरनेट ऑसम बनाना है। पार्टनर किया है इंडियन कॉमिक बुक पब्लिशर अमर चित्रकथा, कॉमिक्स से किया है ताकि लेसन्स जल्दी समझ में आए और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो दिस इज अगेन वन थिंग, नोट डाउन दिस टैम्पलेट और जहाँ भी मौका मिले यूज इट। इंटरनेट एजुकेशन पे गूगल और अमर चित्रकथा। Pancakes on the move, don't check out, blink and miss, Chennai caregivers, Kamala Harris and Putin और Xi agree to jointly combat threats। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ती जा रही है। सर्च फॉर कोविड-19 ओरिजिन स्टॉल हो गया है, चाइना अगेन बुली कर रहा है, WHO भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा है कि ये कोविड-19 आया तो आया कहाँ से। फुकुशिमा न्यूक्लियर वाटर टू बी रिलीज्ड वाया अंडर सी टनल। अब सी यहाँ पे सुनामी अटैक हुआ था 2011 में। फुकुशिमा डाइची एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कहाँ पर? जापान में। तो सुनामी हुआ, प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो बहुत सारा जो पानी था ना वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो उन्होंने उसको ऐसे कंटेनर्स में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, बट आफ्टर अ टाइम दे कैन नॉट स्टोर मोर वाटर, तो दे वांट टू रिलीज दैट कंटेमिनेटेड वाटर इन सी।
प्रॉब्लम क्या होगा लोकल फिशिंग में, पॉल्यूशन में क्या होगा, ये अब देखने की बात है। वर्ड्स डोंट एड सेल्स, नीड गवर्नमेंट एक्शन। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा डिस्ट्रेस चल रहा है। कैबिनेट ने 15,000 करोड़ दिए हैं मोनेटाइजेशन प्लान लिंक्ड एफडीआई प्रपोजल के लिए। इन्फ्लेशन 4 से 6% बनी रहेगी, सम रिलीफ है। बैंक्स मस्ट लेंड फंड्स वेयर नीडेड टू हेल्प रिवाइव ग्रोथ, बट ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए वरना ये बन जाएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। गडकरी साहब ने बोला ऑटोमेकर शिफ्ट करें डीजल से बिकॉज डीजल इज वेरी पॉल्यूटिंग। वॉलमार्ट इंडिया को बोल रहा है 1 ट्रिलियन मार्केट बन जाएगा बाय 2025। इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल है। कोहली को फिर आउट कर दिया एंडरसन ने। एंडरसन का बनी है, कोहली आउट हो जाता है और इंडिया भी अच्छा नहीं किया, 78 में ही ऑल आउट हो गए। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। अब ये है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में भी रिपीटेड न्यूज़ है। दिस इज, ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है अफगान के रिफ्यूजीज का। देन दिस इज सीडीएस का स्टेटमेंट आया। ये क्या है, ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया मिग 21 बाइसन। एक्चुअली इसीलिए इसको फ्लाइंग कॉफिन भी बोलते हैं मिग 21 को। ऑल्दो ये बहुत केपेबल प्लेन है, इसमें डोमिनेंस जो है ना डॉग फाइट के लिए एक्सेलेंट है, बट एक्सीडेंट का भी प्रोन है ये। नॉर्थ ईस्ट एज कॉन्फ्लिक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में नॉट गुड। सेफ्टी फर्स्ट, G7 अभी रिक्वेस्ट कर रहा है तालिबान से कि सेफ एग्जिट उनको प्रोवाइड किया जाए। अ फ्लॉड रेसिपी अभी हमने देखा था ना, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस कर रहा है। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल कुछ ही पर्टिकुलर फूड पे फोकस कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, बिकॉज डाइट में सब चीज़ होना चाहिए। अगर हम केवल आयरन ही आयरन दे देंगे बट वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अगेन आयरन डेफिशिएंसी होगी। प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया ऐसे सेलेक्टिव मेजर से सॉल्व नहीं होना है। आर्ग्यूमेंट ये है कि एक पूरा रिच हेल्दी डाइट होना चाहिए और उसमें बड़ी डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है। प्लूरीलेटरल चैलेंज है। स्लिपिंग ऑन पाम ऑयल, इसका जो हम बनाने की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। फार्मिंग कम्युनिटीज एट रिस्क है। चाइना मिसाइल्स बड़ी डेवलप कर रहा है। सी द रेंज, चाइना की मिसाइल्स की रेंज इवन यूएसए भी कवर हो रहा है। देन दिस इज अबाउट जॉनसन एंड जॉनसन का सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन ऐसे इवैक्यूएट कर रहे हैं अफगानिस्तान से। WHO ढूंढ नहीं पा रहा है वायरस का क्या ओरिजिन रहा है। यूएस चाइना ट्रेड बुलिंग क्लेम्स लड़ रहे हैं आपस में। शी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू बिकम पार्ट ऑफ करिकुलम इन चाइना। सो एम्बिशियस एंड सो एम्बिशियस, और यही चीज़ एक थ्रेट है। रिवेंजफुल राइज जो है ना चाइना का, दिस इज अ ग्रेट थ्रेट। इवन यहाँ के जो चैप्टर्स है ना आइडियोलॉजी वगैरह वो सब चेंज हो रहा है, बुक्स चेंज हो रही है, करिकुलम इन चाइना। देन ई श्रम एक नया पोर्टल है। अभी माइग्रेशन वर्कर्स में हमने देखा था ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये बोला उनके पास डेटा ही नहीं है कितने माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो दैट इज वाई देयर हैज टू बी सम पोर्टल। ये गवर्नमेंट का एक नया प्रोग्राम है ई श्रम, एक पोर्टल है जिसमें कंस्ट्रक्शन लेबरर, माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, ये जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं ना, इनको एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर मिलेगा, कार्ड मिलेगा। सोशल स्कीम्स में इनका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा और बेनिफिट्स डिलीवर होंगे। तो रिमेंबर दिस वर्ड ई श्रम पोर्टल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर एनकरेज कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी। माइल्ड इनकम होम पेयर्स फील प्राइसेस टू राइज इन नेक्स्ट 1 ईयर। होम बायर्स, लेट अस सी। ये जो रियल एस्टेट है ये भी बड़ा अच्छा नहीं कर रहा है। आरबीआई एक्सटेंड स्कोप ऑफ टोकनाइजेशन। तो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब सी मैप सीरीज में आज हम देखते हैं रेड सी। रेड सी क्यों इंपॉर्टेंट है? रेड सी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे अभी एक शिप फंस गई थी सुएज कैनाल में, तो दिस इज रेड सी। रेड सी जो है ना वो इंडियन ओशन से आ पाओगे गल्फ ऑफ अडन में। गल्फ ऑफ अडन यहाँ पे सोमालिया है और सोमालिया में पायरेट्स भी होते हैं। फिर यहाँ पे यमन है। जब यमन क्राइसिस हुआ था तो हमने यहाँ से अपने लोगों को इवैक्यूएट किया था। जिबाउटी आए थे और फिर यहाँ से इवैक्यूएट किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? और अभी जो अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर रहे हैं इस ऑपरेशन का भी नाम बताइए। दिस यमन क्राइसिस में और अभी अफगान क्राइसिस में ऑपरेशन का नाम क्या है? अब ये नैरो स्ट्रेट है, तो ये नैरो स्ट्रेट है बाब अल मंडब। अब ये सी जो है ना इसके इस तरफ है अरेबियन पेनिनसुला और इस तरफ है अफ्रीका। अरेबियन पेनिनसुला में सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा कंट्री है यहाँ पे, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है मक्का और मदीना। फिर दिस इज रेड सी। रेड सी में ये गल्फ ऑफ अकाबा आती है, गल्फ ऑफ अकाबा। और दिस इज स्वेज, फिर स्वेज से ही मेडिटेरेनियन सी चालू हो जाएगा, दिस इज स्वेज कैनाल।
गल्फ ऑफ स्वेज, और यहाँ एक ओपनिंग इजराइल भी है। तो प्रश्न आ सकता है क्या इजराइल रेड सी से कनेक्टेड है? यस, इट इज कनेक्टेड। तो ये रेड सी हो गया, इधर इजिप्ट है, फिर ये सूडान है, फिर ये एल्ट्रिया है, फिर दिस इज जिबाउटी। ये कंट्रीज है रेड सी के। सी, ये है इजिप्ट, दिस इज सूडान, दिस इज सोमालिया एंड दिस इज जिबाउटी, दिस इज यमन, सऊदी अरेबिया। ओके, तो रेड सी इंपॉर्टेंट है, गल्फ स्वेज भी इंपॉर्टेंट है। अब ये हाउ मेनी फोर्स आर देयर प्रेसिडेंट, जस्ट काउंट करना है आपको, बड़े केयरफुली इसको देखिए, यू विल गेट द आंसर। तो द आंसर इज 7427, ऐसे करके 4 पैटर्न बने। अब ये जो सवाल है ना, उसमें हमेशा लेफ्ट और राइट लिख लेना चाहिए और ऐसे करके लाइन ड्रॉ करना चाहिए। इससे क्या होता है, विजुअलाइजेशन बेटर होगा, आप ज़्यादा अच्छे से आंसर पे आओगे। तो पहले क्या लिखा था, इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हुआ, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, ये 10th है, तो ए मतलब 10th हो गया, है ना। हर एक शब्द को आप लिखते जाओ बस ऐसे। बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, अब बी राइट से हमने लाइन ड्रॉ किया, 9th पे बी आ गया, तो ये बिफोर केस हो गया। आफ्टर केस में ए बी की पोजिशन पे आ गया, तो लेफ्ट से क्या, दिस 15th बता रहा है, यहाँ पे बताया है ए 15th हो गया, तो मतलब लेफ्ट से 15th हो गया। अब बिकॉज वो बी की पोजीशन में है, मतलब राइट से 9th था, तो यहाँ से 15 है, यहाँ से 9 है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 15 + 9। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हमने ए को यहाँ से भी काउंट कर लिया, ए को यहाँ से भी काउंट कर लिया, तो -1 करना पड़ेगा। आंसर इज 23। ये भी बड़ा आसान है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेन 9th फ्रॉम द टॉप है, 38th फ्रॉम द बॉटम है इन अ क्लास। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? द आंसर इज 46। 9th फ्रॉम द टॉप, 38th फ्रॉम द बॉटम, तो 9 + 38 कर देते, -1, तो दैट इज 46। ओके, नाउ दिस इज टुडेज क्वेश्चन। आज ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखते हैं हम, ये सवाल भी आते हैं। PQRSTUVW है, राउंड द सर्कल बैठे हुए और फेसिंग द सेंटर, ऐसे बैठे हुए हैं, सब सेंटर को ऐसे फेस कर रहे हैं। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, एक एक लाइन पढ़िए और उसको विजुलाइज करते जाइए यहाँ डायग्राम पे। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, हु इज नेबर ऑफ R and V. S is not the neighbor of P, V is neighbor of U, Q is not between S and W is not between U and S. बड़ा इजी है, इन सबको बस आप एक डायग्राम पे लिखते जाइए, कंडीशंस 1 by 1 एलिमिनेट करते जाइए, यू विल गेट दी एंटायर दिस डेटा, और फिर आप बताओ हु इज सिटिंग अपोजिट टू यू। Nitin ranks 18th in a class of 49 students. What is the rank from the last? Easy. Q में Amrita is 10th from the front while Mukul is 25th from behind and Mamta is just in the middle of the two. कंडीशन दी हुई है, एक लाइन ड्रॉ करिए, इसको फिल करिए। इफ देयर बी 50 persons in the queue, what position does Mamta occupy from the front? अब आंसर इट, इजी। सो दीज आर 3 questions for today. ये है सॉल्यूशंस एंड देन वी टॉक्ड अबाउट रेड सी। रेड सी के बाद हमने कोविड केसेस देखे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये सवाल तैयार करिए। ओके, मैनी ऑफ यू आर नॉट राइटिंग दिस एग्जाम दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड ऑन, तो आप ये आंसर राइटिंग बंद बिल्कुल मत करो। एवरीडे मीन्स एवरीडे, ये लिखना है, ये आपको बड़ा बेनिफिट देगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। So this is 26th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.